गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी क्लास 12th के लेसन 2 मतलब जो आपका पाठ 2 है, जिसका टाइटल रखा गया है एक दल के प्रभुत्व का दौर। ठीक, आप लोगों को बोले थोड़ा सा इंग्लिश भी आप लोग पढ़ा करिए। जैसे ईरा मतलब होता है एजेस, जिसको युग बोलते हैं, ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब प्रभुत्व होता है, वन पार्टी मतलब एक पार्टी। इरा मतलब युग होता है, मतलब एक पार्टी के दौर का युग। ये आपका दूसरा चैप्टर है। और जो आपके नागरिक शास्त्र है उसमें जो आपकी दूसरी पुस्तक है, जो समकालीन भारत की राजनीति या समकालीन भारत में राजनीति है, उसका दूसरा चैप्टर आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? एक दल के प्रभुत्व का दौर। ओके, ये आपका चैप्टर हुआ। और किताब का नाम जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ये चैप्टर यहाँ पर आपका आता है एक दल के प्रभुत्व का दौर, मतलब जिसे हम कहते हैं इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इसमें क्या है? सबसे पहली चीज आई लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। देखिए, जो आपका पहला चैप्टर था राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां था ना, पहला चैप्टर। उस चैप्टर में आपको जो दिया गया था कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कौन कौन सी चुनौतियां थी, उसको भारत ने किस तरीके से टैकल किया, मतलब हैंडल किया, उसका स्टडी, उसका अध्ययन आपने किया। उसी में एक जो सबसे बड़ी व्यवस्था थी वो क्या थी कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से कायम की जाए। इसका मतलब क्या है? जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको स्थापित किस तरीके से किया जाए, उसको स्थापित करने की क्या चुनौती थी, उसको पढ़ना है। यहां पर एक चीज आप लोग जान लीजिए, जैसे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने एक संविधान निर्मात्री सभा का जो निर्माण करने की योजना थी उसने बनाया। तो जो कैबिनेट मिशन निर्माण मतलब संविधान सभा बनाया था, वह पृथक भारत के लिए नहीं था, मतलब विभाजन के पहले था, जब मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब दोनों के मिला करके देश में संविधान सभा बनी थी। लेकिन मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान जो सभा थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। पार्टिसिपेट ना करने का प्रमुख जो मुख्य दायित्व था या जो मुख्य कारण था उसमें यह था कि देश का विभाजन होना और स्वतंत्र पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण करना। और उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया, तो देश स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान ने अपने लिए अलग संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण किया। लेकिन भारत सरकार जो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा जो निर्मित संविधान सभा थी, उसी संविधान सभा को एक्सेप्ट किया, मतलब स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। यद्यपि जो उसमें मुस्लिम लीग के जो नेता थे वो मतलब उससे पहले ही पृथक थे, उससे पृथक हो गए। तो उसके बाद देश में जो संविधान बना, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो जिसकी स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे, उसको स्थापित किया एओ ह्यूम ने। ठीक, उसको वो स्वतंत्रता संघर्ष में हम कह सकते हैं कि एक फ्रंट लाइन, जिसको हम बैंक गार्ड ऑफ द फ्रीडम फाइटिंग मतलब फ्रीडम फाइटर्स कह सकते हैं, था। उसका क्या मिला? उसका एडवांटेज मिला, उसका लाभ मिला कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम जो मतलब स्टार्टिंग के जो इरा थे, जो युग था, जो दशक था, उसमें एक पार्टी की शासन व्यवस्था थी और वो थी क्या? कांग्रेस। और वह कांग्रेस पार्टी जो थी उसका लंबे समय तक, यहाँ तक हम कहते हैं 70 सालों तक उसका देश में शासन संचालित हुआ। इसी को कहते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। क्लियर हुआ? अब देखिए, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती है। जब आप लोग चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
कि क्या क्या था। जैसे लिखा गया, राजनीतिक दलों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है, ये आपको पता है। प्रायः सभी देशों में राजनीतिक दलों का अस्तित्व पाया जाता है। दलबंदी के कारण सामाजिक जीवन में कुछ त्रुटियां अवश्य आ जाती हैं, किंतु यह सत्य है कि लोकतंत्र की सफलता सुसंगठित राजनीतिक दलों पर ही निर्भर करती है। मतलब कि जितने लोग राजनीतिक प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, उतनी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी क्या होगी, स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। जैसे मान लीजिए कहते हैं ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, अब आजकल ऐसी स्थिति होती है, हर गांव मतलब गांव का हर व्यक्ति चुनाव क्या करना चाहता है, लड़ना चाहता है। अगर हर व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, इसका मतलब क्या है, राजनीतिक रूप से सभी सक्रिय हैं। इसका मतलब लोकतंत्र की जो जड़ है वह जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंच चुकी है। यद्यपि उसमें कुछ बुराइयां हैं, लोग सत्ता को प्राप्त करने के लिए गलत हथकंडे अपनाते हैं, ठीक, वो उसकी क्या है, बुराई है। राजनीतिक दल देखिए लिखा है, नागरिकों का यह संगठित समुदाय है जो संवैधानिक उपायों द्वारा शासन शक्ति को अपने हाथों में लेकर अपनी नीतियों को कार्यरूप में बदलने की कोशिश करता है। इस प्रकार राजनीतिक दल के प्रमुख लक्षण क्या हैं? अब यहाँ पर राजनीतिक दलों के जो लक्षण हैं उसको आप लोगों को याद करना है, क्योंकि पहले राजनीतिक दल जो राजनीतिक पार्टियां थी वो पढ़ाई जाती थी पुरानी किताब में, अब नहीं है। आप लोग यहीं पर याद कर लीजिएगा कि राजनीतिक दलों के लक्षण क्या हैं। तो पहला लिखा है सुसंगठित समुदाय, संवैधानिक और शांतिपूर्ण उपायों में विश्वास, शासन शक्ति हासिल करने के लिए चुनाव में सहभागिता, चुनाव में सफलता के बाद अपनी नीतियों को कार्यरूप में बदलने का प्रयास। ठीक, अब यहां तक है, ये चार चीजें हैं। पहला है संगठित समुदाय, मतलब अगर राजनीतिक दल बनाना है तो आपको क्या करना है, एक संगठित संगठन बनाना होगा, एक समुदाय बनाना होगा, जो समुदाय जन समुदाय होगा। संवैधानिक और शांतिपूर्ण उपायों में विश्वास, हमेशा आपको विश्वास अर्जित करना होगा, लेकिन वो विश्वास कैसा होना चाहिए, आपका संवैधानिक जो हमारे यहाँ संविधान व्यवस्था है वो शांतिपूर्ण होनी चाहिए। और हमेशा राजनीतिक पार्टियां क्या करना चाहती हैं, शक्ति हासिल करना चाहती हैं, अर्थात कार्यपालिका में का जो पावर है उसे अर्जित करना चाहती हैं। इसके बाद क्या है, चुनाव में सफलता के बाद अपनी नीतियों को कार्यरूप में बदलने का प्रयास। हमेशा कोई भी पार्टी जब सत्ता में आ जाती है तो जो उसका मेमोरेंडम होता है, जो उसका घोषणा पत्र होता है, उसके अनुसार वो नीतियां बनाती है। इसके बाद जो पार्टियां चुनाव हार जाती हैं वो विपक्ष की भूमिका में निभाती हैं, या इनमें से कई पार्टियां सत्ता में भी शामिल हो सकती हैं। अगर कई पार्टियां जब सत्ता में शामिल होती हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। और ये गठबंधन सरकार पिछली बार आप लोगों को पढ़ाया भी गया था। गठबंधन सरकार का दौर मतलब अभी इसी में आएगा, इसी चैप्टर में है कि मतलब जब एक पार्टी सत्ता में बहुमत नहीं हासिल कर पाती तो कई पार्टियां मिल करके बहुमत हासिल करके सरकार बनाना चाहती हैं। ठीक, लिखा गया प्रायः सरकार के दो स्वरूप पाए जाते हैं, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक। अलोकतांत्रिक सरकार को तानाशाही शासन भी कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में अक्सर आपको देखने को मिलता है कि वहां पर क्या है, सेना का शासन हो जाता है। इसमें किसी एक व्यक्ति या सैन्य अधिकारी या पुश्तैनी शासक का वर्चस्व पाया जाता है। लोकतंत्र की प्रायः दो आधारों पर आलोचना की जाती है। अब पूछा गया आलोचना क्या है डेमोक्रेसी की। प्रथम, लोकतंत्र का अर्थ है असहमति तथा सत्ता के लिए संघर्ष। दूसरा, लोकतंत्र को ढीली और अकुशल व्यवस्था माना जाता है। अभिप्राय यह है कि लोकतांत्रिक सरकारें शीघ्रता से कोई निर्णय नहीं ले सकती। लोकतंत्र में शासन का पहिया बहुत धीरे धीरे चलता है। इसके ठीक विपरीत अलोकतांत्रिक सरकारों में किसी एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता का पूर्ण केंद्रीकरण देखने को मिलता है। जैसे सैनिक सत्ता अगर हासिल हो गई तो जो सेना प्रमुख होता है वही सर्वे सर्वा हो जाता है। जैसे हिटलर और मुसोलिनी को आप देखते हैं, मतलब देखें या पढ़ेंगे, इसलिए निर्णय शीघ्रता से लिए जा सकते हैं और उन्हें लागू करने में भी सुगमता रहती है। 20वीं सदी में कई तानाशाहों ने जनता में एक नया उत्साह और विश्वास जगाया तथा लोगों को एक नए नेता एक झंडे के नीचे संगठित किया। अब इसके बाद लिखा है तानाशाही व्यवस्था लोकतंत्र का विकल्प नहीं है। पूछा जाता है कि अगर कहा जाए कि हम कहते हैं हम लोकतंत्र से ऊब जाते हैं, हम कहते हैं अगर यहाँ पर
हमको शासन मिला होता सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में, तो आज जो भारत की स्थिति ऐसी नहीं होती, भारत एक सुसंगठित और शक्तिशाली स्टेट होता। लेकिन सोचिए कि आप अगर स्वतंत्र रहना पसंद करना चाहते हैं या बंधन में रहना, अब जैसे यही लॉकडाउन है, इतना दिन आप लोग घर पे बगैर बांध दिया जाता है, रहने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, आपको ऐसा लगता है कि मतलब मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। अगर ऐसे हमेशा के लिए आपको बाध्य कर दिया जाए, किसी काम करने के लिए हमेशा आपको कर दिया जाए, तो आप सोचिए क्या स्थिति होगी। तो तानाशाही व्यवस्था वैसे ही होती है। इसके दो प्रमुख कारण बताए गए। तानाशाही व्यवस्था में शक्ति का अत्यधिक केंद्रीकरण दिखाई देता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब शक्तियां एक व्यक्ति से निकलती हैं। जैसे कहा गया सारी शक्तियों का केंद्र कौन है? सूर्य। वैसे तानाशाही व्यवस्था में जो सारी शक्तियां होती हैं उसका जो प्रमुख हेड होता है उसके पास होती है। तानाशाही व्यवस्था में नागरिकों की शासन की नीतियों का विरोध करने का अधिकार कभी प्राप्त नहीं हुआ है। तानाशाही शासक भले ही चुनावों का आश्वासन देते रहे हों और संभव है कि चुनाव कराए भी, पर यह सब ढोंग या पाखंड ही हुआ करता है। तानाशाहों को चुनाव के माध्यम से अपदस्थ करना संभव ही नहीं है, क्योंकि वह चुनाव निष्पक्ष नहीं होने देते। आगे लिखा गया, लोकतंत्र का तात्पर्य है जनता का शासन। लोकतंत्र में समय समय पर चुनाव होते हैं तथा सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा खुलकर होती है, छुपी हुई नहीं होती है। जैसे हमारे यहाँ भी बंगाल चुनाव देख लीजिए, ठीक है, पूरे तरह से पूरे देश के नेता एक जगह पर इकट्ठा हो गए थे। ऐसा थोड़ी था खुलकर, मतलब सारे, मतलब क्या है, अपनी शक्तियां वहां पर झोंक रहे थे। जिनके पास जितना पावर था, जितना एम्बिशन था, सारी की सारी वहां पर मतलब दिखाई दे रहा था। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष किया। लोकतंत्र के प्रति उनके हृदय में गहरी निष्ठा थी। 1931 के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया, उसका भारत के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और 1936-37 के अधिवेशनों में भी कांग्रेस ने समाजवाद और जन कल्याण पर विशेष बल दिया। 1937 में कांग्रेस समिति ने संविधान सभा की मांग उठाई। पूछा जाता है कब संविधान सभा की मांग उठाएगी? 1937 में कांग्रेस समिति ने, चूंकि देश को एक लोकतांत्रिक संविधान दे सकती थी, मतलब संविधान सभा, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं कि आज़ादी के बाद जिन लोगों ने भारत के संविधान का निर्माण किया, उन्होंने केंद्र और राज्यों के लिए संसदीय लोकतंत्र का रास्ता चुना। देखिए लिखा, राजनीतिक दलों के निर्माण में कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि सामाजिक कारण हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक विषयों के बारे में लोगों की अलग अलग मान्यताएं अथवा मजहबी और क्षेत्रीय भिन्नताएं, अलग अलग विचारों को लेकर अलग अलग पार्टियों का गठन हो सकता है। लोकतंत्र में नागरिकों के समक्ष कई विकल्प मौजूद होते हैं। सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा खुलकर होती है। लोकतांत्रिक सरकारें खुली चर्चा, संसदीय बहस में संचालित होती हैं। शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपायों द्वारा समस्या का समाधान ढूंढा जाता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राजनीतिक दलों का लोकतंत्र में क्या इंपॉर्टेंस है। पहला लिखा गया, राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं। इसके लिए जनसभाओं, रैलियों, समाचार पत्रों, पोस्टरों और इश्तहारों को उपयोग में लाते हैं। पार्टियां उम्मीदवारों का चयन करती हैं और चुनाव अभियान चलाती हैं। जिस पार्टी अथवा गठबंधन का सदन में बहुमत होता है वह सरकार बनाता है। विपक्षी पार्टियां सरकार पर अंकुश रखती हैं। सरकारें विपक्षी दलों के विचार और सुझावों को अनदेखी नहीं कर सकती। उदार लोकतंत्र की सफलता की आवश्यक शर्त है खुली बहस, सत्ता के लिए प्रतियोगिता, संघों और समुदायों के निर्माण का अधिकार। तो यहाँ पर जो आपको पढ़ना है, अभी तक हमने बताया। अब चूंकि चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, लेकिन इसके पहले आपको जानना है, याद जो करना है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है। एक इधर था लर्न करने के लिए, और यहाँ पे जो आपको बताया गया वह था
सरकार के दो प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, ठीक, लोकतंत्र का अर्थ क्या है, तानाशाही को लोकतंत्र के विकल्प के रूप में क्यों नहीं अपनाया जा सकता है, और लोकतंत्र में जनता का शासन किस तरीके से स्थापित किया जा सकता है। ओके, इतनी चीज़ों को आपको इस चैप्टर में अभी पढ़ना है, आगे की क्लास में आगे आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।